बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिल आसार में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक मीटिंग हुई दुबई के अंदर, उस मीटिंग के मुहर्रिकात और उसके असरात हमें देर बाद देखने को मिले। बातें उठना शुरू हुई, उन बातों के ऊपर फिर दीगर बातें होती रहीं और उससे इख्तलाफात की एक बू आने लगी। लेकिन फिर देखा यह गया वफाकी हुकूमत की तरफ से कि उन्हें यह लगा कि मामला हमारे हक में नहीं जाएगा, राम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये राम क्या बज़ाहिर है या वाकई तौर पे ये राम कर रहे हैं एक दूसरे को? क्या ये मामला सीट एडजस्टमेंट के तौर पे जाएगा? क्योंकि कल वफाकी वज़ीर दाखिला जो बात कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब के हवाले से कि सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं होगी, तो आज जो राब्ता हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ दुबई मीटिंग के हवाले से एतमाद में लिया गया, पाकिस्तान में आगे चलने के हवाले से हिकमत अमली जो तय करनी थी उसके बारे में बातचीत हुई। फिर बाद में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पे गए, उनकी भाई की वफात की ताज़ियत की और उसके बाद सियासी उमूर के ऊपर बात की। फिर आसिफ अली जरदारी साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पे गए। उससे पहले उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा और जो साबिक ओहदेदारान हैं उनसे बातचीत की है। तो आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 4 माह बाद वज़ीर आज़म जो होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हुकूमत हमारी आएगी। लेकिन आपसी मुलाकातें भी होती हैं और फिर बाद में सीट एडजस्टमेंट की बातें भी नहीं होती। ये जो काट पड़ेगी, कौन किसको काटेगा, इसी पे बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक मुस्लिम लीग नून का सीट एडजस्टमेंट से इनकार, तो दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी मुलाकात, मंजरनामा क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं और इन दोनों चीज़ों को आप बड़ा गौर से नोट कर लें। ये सब एक दूसरे के साथ सियासी चालबाजी चल रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मेरे पास जो इतला है, देखें, आज मुस्लिम लीग काफ जो है उनका कहना था हम मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारे ही चैनल के एक प्रोग्राम में शाफिज़ ने कहा कि हम 12 सीटें मांगेंगे, 12 में सूबाई और कौमी दोनों शामिल होंगे। अब मुस्लिम लीग नून किसी सूरत 12 सीटें देने के लिए तैयार नहीं, 2 से 3 सीटें देने के लिए तैयार है। अब 2 से 3 या 4 सीटें भी हो जाएं, एक होगी शाफी की, एक होगी चौधरी सरवर साहब की, एक होगी तारिक बशीर चीमा साहब की, बस ख़त्म हुआ का मामला। आगे आप आ जाएँ तो चौधरी जहाद हुसैन किधर जाएगा, उनके साहबजादे किधर जाएंगे और बाकी लोग किधर जाएंगे। आगे चल जाए तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, इनको ऑफर हुई थी 5 सीटों की, इनके साथ की डिमांड की जी 30 की डिमांड की थी, 30 की डिमांड थी, 5 की ऑफर हुई। जब 5 वो किस को देंगे किसको नहीं देंगे जी, वो भी मामला ख़त्म हो गया। फिर आइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अब मामला बात किसी और तरफ जा रही है। आप क्या समझते हैं इन मुलाकातों में जो टिक्कर चलते हैं, ये जो खबरें के अंदर की कहानी बाहर आ गई, अंदरूनी कहानी, ये बिल्कुल गलत है। और भाई ये तो बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो हमने क्या करना है। असल बात यह है, आज की सारी मीटिंग का लुबे लबाब ये है कि जनाब असम्बली कब रिजॉल्व करनी है, और दूसरा अगर इलेक्शन लेट करवाने की कोशिश की गई, अगर हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया, ये मैं जो लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारे हाथ से ये सब कुछ निकल गया तो फिर हम कहाँ स्टैंड लेंगे। पीपल्स पार्टी तो अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुकी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुके, मौलाना साहब भी अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुके, हर शख्स अपनी अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुका है, सब अपनी अपनी शेरवानियाँ तैयार कर चुके हैं, सब अपनी अपनी वजारतें बांट चुके हैं। लेकिन इन्हें जो खदशा इनको ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, खदशा इनको ये है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, खदशा इनको ये है कि इलेक्शन कम से कम 6 माह लेट हो जाएंगे, और 6 से 8 माह अगर इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो उस दौरान में सियासी सिनेरियो अचानक किसी वक्त भी तब्दील हो जाता है, किसी वक्त भी राजी और राजी नाराज़ हो जाता है। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। ये हुई है मीटिंग आज, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बाकी सब फीड किया जाता है, सब बाकायदा फीड करके बताया जाता है जनाब आप ये चला दें। असल मामला भी यही है। क्या दुबई में यही मामला डिस्कस नहीं हुआ? मैं चैलेंज से कह रहा हूँ दुबई में यही मामला डिस्कस हुआ है कि जनाब इलेक्शन होने हैं कि नहीं, अगर इलेक्शन लेट हो गए तो हम लोग किधर जाएंगे।
फिर इनके हाथ में क्या होगा? यासर गौर करें ज़रा, जब इक़्तिदार का टाइम ख़त्म हो जाता है, जब आपके इक़्तिदार निगरान सेटअप के पास आ जाता है, तो फिर आपके साथ वो 20-20 गाड़ियों का स्क्वाड नहीं चलता, फिर आपके टेलीफोन पर काम नहीं होते, फिर आपके टेलीफोन पर बंदे रिलीज़ नहीं होते, आपके टेलीफोन पर जो है वो फंड्स जारी नहीं होते, आपके टेलीफोन पर जो है तैनातियाँ नहीं होती, फिर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। फिर साबिक और मौजूदा ये फ़र्क होता है। तो इसलिए आज की मीटिंग में सिर्फ यही बात हुई है, और पीपल्स पार्टी पंजाब में सिर्फ 15 सीटें उसको टारगेट रख के बैठी है। वो टारगेट पीपल्स पार्टी का नून लीग पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग कहती है हम टारगेट पूरा कर देंगे तो हम तो आउट हो गए। पीपल्स पार्टी जो है वो हर सूरत में वो टारगेट पूरा करना चाहती है। वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिलकर करे, वो किसी के साथ मिलकर करे, ये इन्होंने अपना पूरे करने की कोशिश करना है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बारक्स हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ में वोट किसको पड़ना है ये तो इलेक्शन डे पे पता चलेगा। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से PMLN पंजाब में कहीं मजबूत नहीं है। बात ये है, बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। लेकिन उस सूरत में मजबूत है अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने ना दिया गया, अगर मैं तो कंपैरिजन IPP का और PMLN का आप जब इलेक्शन में जाते हैं ना, फिर आप बिल्कुल जो देखना होता है, आपने ये देखना होता है कौन कौन सी भाई तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है, इसके पास जो लोग हैं चेहरे बड़े हैं, वोट बैंक बड़ा नहीं है। अब्दुल अलीम खान साहब कहीं इलेक्शन लड़ेंगे, उनका अच्छा वोट होगा। फरदौस अशकवान का ज़ाती वोट ठीक है, नवानी का वोट ठीक है, लंगरियाल का वोट ठीक है, लेकिन वो सब एक एक दफ़ा पिट चुके हैं, अरूज पे आके हार चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि वो जो लोग पहली मीटिंग में थे, जो एक बड़ा इकट्ठ हुआ था, उसमें से कितने लोग होंगे जो एक उकाब का निशान लेने की तगोदो कर रहे हैं और जिनको धक्के से दिया जाएगा? ज़रा मुझे ना ये 14 अगस्त या 12 अगस्त या 13 अगस्त या 11 अगस्त जब भी ये असम्बली डिज़ॉल्व होती है ना, वो गुजरने दें, फिर आप देखिएगा इन्हीं की जमात में से और बहुत सी सियासी जमातों से कितने लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह देते हैं। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, पहला इलेक्शन होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा बड़े नाम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। पुष्टपनाही हासिल होगी किसी ना किसी सियासी जमात की, लेकिन आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखने दे। परवेज़ खटक साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून, परवेज़ खटक साहब स्टैंड मैंने किया, वज़ीर आज़म मैंने बनाया, सारी तगोदो मैंने की, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि आप मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़के जीत के दिखा दें। देखें, इसका जवाब तो PTI का ही कोई शख्स दे सकता है ना, या उनका बंदा दे सकता है। लेकिन मेरे पास जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक अगर नौशहरा जहाँ से इनका हल्का है, अगर उस हल्के से तहरीक इंसाफ का कोई छोटा कारकुन भी इलेक्शन लड़ा तो शायद खटक साहब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो आने वाला वक्त आपको बताएगा। बात ज़हन में रखिएगा, 2-3 चीज़ें ज़हन में रखिए। सियासी जमातों के टूटने या बनने का अमल इलेक्शन के आखिरी रोज़ तक जारी रहता है। सियासी जमातों में छोड़कर जाने वाले, मुझे कोई एक बड़ा सियासतदान बता दें जिसने अपने ग्रुप के साथ आज तक कामयाबी हासिल की हो, जब से सियासत चल रही है, मुझे बता दें, कोई एक नाम ले लें मुझे, कि जो अपनी इलेक्शन की पीक पर आकर अपनी पार्टी छोड़कर चला गया हो और उसके बाद उसने 10 या 12 या 20 का ग्रुप बनाया हो और वो इलेक्शन जीत गया हो। आपके सामने एक सिंपल सी मिसाल है कि जब एक ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उसमें 20 लोगों का एक ग्रुप था ना, हर किस्म की सपोर्ट थी, क्या वो जीता? PMLN में भी था ऐसा, मैं अर्ज कर, इसी तरह मुस्लिम लीग नून में था। क्या मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जो गए थे वो इलेक्शन जीते? नहीं जीते। इसी तरह पीपल्स पार्टी को जो छोड़ के गए थे, क्या वो इलेक्शन जीते? नहीं जीते। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी के जो लोग हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे? अब इलेक्शन की साइंस बहुत तब्दील होगी हुई है। अब लोग जो हैं वो वोट जो है वो अपने तरीके से देते हैं। आप ये समझें कि आप कह दें कि जनाब राना अज़ीम साहब आप फ़लाँ सियासी जमात के उम्मीदवार हैं, आपने इलेक्शन लड़ना है। भाई मेरा उस जमात में आधा घंटा भी ना गुजरा हो और मैं जाके कहूँ कि उस जमात के कारकुन मुझे कबूल कर लेंगे, उस जमात के कारकुन मुझे मान लेंगे, लेकिन उस जमात के कारकुन, राना साहब पाकिस्तान की रही तो है ना, पैराशूटर्स बहुत आते भी रहे हैं और इस तरह नॉमिनेट भी होते हैं। लेकिन मैं इसी पाकिस्तान के अंदर मैंने पिछले चंद सालों में देखा कि पैराशूटर उड़ते भी गए हैं,
पैराशूटर फारिग भी हुए हैं, पैराशूटर का मुस्तकबिल भी फारिग हुआ है, पैराशूटर जो है उनकी सियासत भी आउट ख़त्म हुई है। क्या नहीं हुई है? तो लेकिन आप ये अफसोस का मकाम, ये बदकिस्मती का मकाम नहीं देखते कि जितने भी जमहूरी ममालिक हैं दुनिया के अंदर, उधर एक दिन भी अपनी मुद्दत से ऊपर हुकूमत का बैठे रहना, गुमान भी नहीं किया जा सकता, गुमान करना वहां पे, और यहाँ पे हमें ये सोचना पड़ता है जो हुकूमत बैठी है ये घर जाएगी या नहीं जाएगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, वहाँ पे कानून पर अमल दरामद होता है, कानून की अमलदारी है, वहाँ पर कानून को माना जाता है, वहाँ पर आइन जो है, कानून जो है सब के लिए एक जैसा होता है। वहाँ पर अगर एक वज़ीर आज़म को कोरोना की एक प्रोग्राम की वजह से फारिग किया जा सकता है, अगर वहाँ पर महंगाई पर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर घर चले जाते हैं, अगर वहाँ पर वज़ीर आज़म किसी का या किसी वज़ीर का बेटा गलत हरकत करता पकड़ा जाए तो उससे भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो ऐसे ममालिक में कानून पर अमल होता है, वहाँ पर एहतसाब करने की इजाज़त है, वहाँ पर आम आदमी को आपसे पूछने की इजाज़त है, वहाँ पर बाज़ार में चौक में जाते हुए आपके साथ 40-40, 50-50 गनमैन नहीं होते। उन ममालिक के अंदर सियासत, उन ममालिक के अंदर जमहूरियत, उन ममालिक के अंदर कानून, उनके अमल दरामद करवाने का तरीक़ेकार है। आपका क्या है? चले मुझे बता दें, आप मुझे सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ बता दें कि है क्या आपके यहाँ पे क्या है। आपके यहाँ पे ये है कि आप जब साबिक हो जाएं फिर भी आपके पास सिक्योरिटी रहनी है, आप जब साबिक हो जाएं फिर भी आपके असर रसूख जो हैं उसमें वो इस्तेमाल में रहने हैं, आप जब साबिक हो जाएं तो फिर भी आपको मरात मिलती रहनी है। ये है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर बहुत तगड़ा आदमी जो होता है ना, बहुत तगड़ा आदमी, वो फिर कानून उसके लिए नहीं है। मुझे एक बड़ा सिंपल सा एक बात, चले मैं ज़रा आ रहा हूँ, एक खबर तो शाहाना फैसला होना चाहिए। मैं कहता हूँ वही सेम केस यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे पे भी है, गिलानी साहब के बेटे पे भी है ना, है। तो मुझे बताएं उसकी जल्दी और इसके टाइम में फ़र्क आप बता देना क्या है ऐसा। केस को छोड़िए, वो जो तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है, अगर उसके ऊपर नए केसेस बनते रहते तो 20 केसेस होते हैं। क्यों नहीं बन रहे? क्यों नहीं उस पर आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि हम कानून से भागते हैं। हम कानून की, हमारे इधर जिसके गले में जो फंदा सेट होता है हम उसके गले में कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर दौलत लूटने वालों को पकड़ा जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खाने वालों को, पाकिस्तान के कानून को तोड़ने वालों को, पाकिस्तान के इदारों पे हमला करने वालों को, पाकिस्तान में जमहूरियत को सबोताज करने वालों को, पाकिस्तान के अंदर आइन की पासदारी ना करने वालों को अगर पकड़ा जाए, उनको रगड़ा लगे, उनसे पूछा जाए तो फिर ये चीज़ होती है ना या असल। लेकिन क्या करें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मुझे एक बात बताएं, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है कि आटे की कीमत बढ़ गई है, आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है कि कोई महंगाई हो गई है, आपको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। आप बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारे हुक्मरान सुबह से लेकर शाम तक एक ही गर्दान है, एक ही चीज़ है जी, हमने मुल्क को बचा लिया। भाई बिल्कुल बचा लिया मुल्क, तब मैं समझता हूँ बचता, मुल्क को बचाया नहीं आपने। भाई आपने अगर इस मुल्क को बचाना था ना तो आप कहते हमें कोई डील नहीं चाहिए, हम अपनी ज़मीनें बेचते हैं, तमाम सियासतदान बेचते, सरकारी बंगले, सरकारी इमारतें 20-20 एकड़ पर रहने वालों की जगह सेल करते, 10-10 बंगले में उन्हें शिफ्ट करते और बेचते ज़मीनें। उन ज़मीनों को बेचने के बाद आप अपना कर्ज उतारते। यहाँ पर अरबों रुपए निकल रहे हैं लोगों के घरों से, यहाँ पर करेंसियाँ निकल रही हैं, कस्टम के लोग पकड़े गए, कितनी करेंसी निकली, कितने पैसे निकले? क्या मुझे किसी ने पूछा क्या वो नंबर 1 थे? एक महीने में 20-20 करोड़ कमाया। तो मुझे एक बताएं, ये वो है जो जिसका इंकशाफ किया जा रहा है। तो मुझे इंकशाफ आप देख लें कि उसका तनासब कितना रखा जाता होता है वैसे इंकशाफ में। बिल्कुल। तो आप यही मैं कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर ये है उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। जिस मुल्क में देखें हम उस वक़्त तक कौम नहीं बन सकते जब तक हमें वो तमाम चीज़ें हासिल ना हो। क्या हासिल ना हो? हमें इंसाफ हासिल ना हो, हमें कानून की बालादस्ती हासिल ना हो, हमें जब तक ये पता हो कि जनाब हमारा एहतसाब होना है। एक सहाफ़ी जो है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है,
एक जो ब्यूरोक्रेट जो है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है, एक जो सियासतदान है वो भी चौक में पकड़ा जा सकता है। मुझे एक बताए क्या क्या इस मुल्क के अंदर क्या बात करते हैं आप? इस पर क्या किसी कानूनी इदारे ने, किसी पार्लियामेंट ने एक्शन लिया? क्या कोई सियासतदान बोला कि टीवी टॉक शो में बैठकर खुद सियासतदान कह रहे हैं जनाब 3 वज़रा हमारे थे, 3 इनके थे, 3 इनके थे, ये निगरान सेटअप में ये सारे मामला तय हो गए थे और इन्होंने इतना नहीं किया, इतना नहीं किया। रोना रो रहे हैं, हमारे 6 बनते थे, हमें 3। मुझे बताए क्या इस पे कोई बोला है? क्या इससे आप निगरान सेटअप कहते हैं? निगरान सेटअप का क्या मतलब है कि एक ऐसा सेटअप जो बिल्कुल गैर जानिबदार हो, जिसने सिर्फ कुछ वक्त के लिए आना है, रोजमर्रा के जो मामलात है उन्हें चलाना है और उसके बाद उसने इलेक्शन करवाने या चले जाना है। लेकिन घबराएं ना, आज भी जो मीटिंगें हुई हैं ना लाहौर में, ये जो जरदारी साहब और मियाँ शबाशी साहब मिले हैं, ये मीटिंग ये नहीं हुई कि क्या होना है, यही हुआ है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो मैं ये आपको यकीनन कह रहा हूँ, अच्छा, इनके अंदर ये सोच है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इनके साथ हाथ होने वाला है, हुकूमती इत्तेहाद के साथ हाथ होने वाला है। अब जरा असम्बलियाँ डिसॉल्व हो लेने दें, आप देख लीजिएगा, आपके सामने आपको नजर आ जाएगा। सब नहीं, आप समझते हैं कि किसी एक नाम पे इत्तेफाक हुआ है, ये कोई नाम सामने रखा इनके पास में कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? इनसे पूछ के नाम देने। आज इन्होंने क्या ना किसी सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म लाएंगे, यही कहे ना जी, जो टिकट चाह रहे हैं बकौल। चले मुझे बताइएगा जिस दिन निगरान वज़ीर आज़म जो आना है तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम अपनी पुरानी एक फुटेज निकाल के कितने माह पहले हमने किसका नाम लिया था वो दिखा देंगे। चले इस पर बात करते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी सियासी मंजरनामे भी बात होगी, मुआशी मंजरनामे भी बात होगी और उसके साथ साथ बिलखुसूस बात ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के ऊपर। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ वो कानूनी मनाजिर हैं जो रोज़ बरोज़ हमें सुनने को मिलते हैं कि एक तरफ से ज़मानत हुई तो दूसरी तरफ से रिहाई अमल में ना सकी। उसमें पेचीदगियाँ क्या हैं, वो पेचीदगियाँ किन वजूहात के बायस हैं? ये जो पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, घोंसले तब्दील हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या असरात इसके पड़ते हैं, निज़ाम इंसाफ के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी, लेकिन रोबगार भी जारी हो चुका, उसके बावजूद भी रिहाई अमल में नहीं आई। उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से चौधरी शाफ़े हुसैन साहब या दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं वो क्या राय रखते हैं, उनमें किस हद तक सच्चाई है, इसी बारे में बात करेंगे। वकील ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के आमिर सईद राना साहब, राना साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। आमिर सईद राना साहब, आज रिहाई अमल में क्यों ना आ सकी? जब जमानत भी हुई है, रोबगार भी जारी हुए हैं, तो फिर पेचीदगी किस चीज़ की थी? देखिए, सबसे पहले तो ये काफी अर्से से हम अपनी मुख्तलिफ पिटीशन फाइल कर रहे थे और जितने भी इन्होंने बोगस FIR रजिस्टर किए हैं उनके अंदर जहाँ जहाँ हमने केस कोर्ट के अंदर कॉन्टेस्ट किया है, मोस्टली केसेस के अंदर वो केस डिस्चार्ज हुए हैं और जो 2-3 केसेस थे जो उनके अंदर ऑलमोस्ट बेल हो चुकी थी, तो हम हाई कोर्ट गए थे तो कि हमें जो है ना एक के बाद एक FIR हो रही है, हमें एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है कि राइट टू मूवमेंट, राइट टू लिबर्टी, और ही इज अ 77 ईयर ओल्ड। तो इनको इस हद तक हो कि अगर हमें कोई भी हमारे खिलाफ एलिगेशन है या FIR है तो उस मुलजिम को उसके बारे में नॉलेज थोड़ी है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 ने प्रोवाइड करता है फेयर ट्रायल का। वो पिटीशन लगी हुई थी जस्टिस अमजद रफीक साहब के पास, तो मीनवाइल जो हमारी एक बेल पिटीशन थी वो भी नीचे लगी थी, उसमें बेल हो चुकी थी और उसका जो श्योरिटी बॉन्ड था वो भी कोर्ट में सबमिट हो चुका था और उस श्योरिटी बॉन्ड की जो कोर्ट का आरोपकार थी वो भी जो कोर्ट के अहलमत थे, जो एहलकार थे, उन्होंने आके जेल में सबमिट कर दी और जेल हुकाम ने उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इट मीन कि वो रिसीव ऑन टाइम था। जो दूसरा हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर ऑर्डर था कि चौधरी परवेज़ इलाही को, FIA को, पुलिस को, एनटीएन को, नैब को, इन सब को जो उसके अंदर पार्टी थे उनको मना किया गया कि इनको किसी भी नोन अननोन FIR या कोई भी पेंडिंग इंक्वायरीज किसी के अंदर भी इनको अरेस्ट ना किया जाए और 10 दिन तक इनको राइट टाइम दिया जाए कि ये उनके अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो इनको प्रोवाइड की जाए और वो जाके अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करा सकें। साथ ही साथ जो ऑलरेडी 2 FIR थी
जो उनके घर के ऊपर हमला हुआ था और उसकी एक दहशतगर्दी की FIR खिलाफ कर दी गई थी, उन दोनों FIR में भी उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दी। और उस ऑर्डर की कॉपी जो थी, कॉपी तो वैसे ही इंटरनेट पे आमतौर पर डाउनलोड कर दी और अपलोड कर दी जाती है और वो सबके पास मौके पहुंच जाती है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए बाकायदा हाई कोर्ट का एहलकार आए और उन्होंने वहां अपनी वो सबमिट कराई। जो रोककार थी वो जेल सुप्रीम नाम और एडिशनल होम सेक्रेटरी के नाम थी, वो उन्होंने रिसीव की और उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इट मीन की चीजें जो है ना उनके पास पहुंच गई थी। और आप ये देखते हैं कि रूटीन के अंदर होता है, रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बंदे बाहर जेल से निकालते रहते हैं, लेकिन वहाँ मीडिया भी मौजूद रहा, हम भी मौजूद रहे, हमारे बाकी लॉयर्स भी मौजूद रहे, तो अभी तक हमें अंदर से कोई जो चीज़ है उन्होंने नहीं बताई और अभी भी हम वहाँ मौजूद हैं, ना वो कुछ बताने जा रहे हैं ना ही कुछ कहना जा रहे हैं। बस तो क्या आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि कोई नया केस, कोई नई चीज़ हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी कोई ऐसा मामला कर देंगे कि जो सबको अंदर ही रहना पड़ेगा? इसके ऊपर जो हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर आ चुका हुआ है, तो इनका रूटीन के अंदर होता है कि ये जेल के अंदर 10 से 11 बजे तक भी लोग जो है ना ये चीज करते रहते हैं और रोककार इनके पास मौजूद थी। अब ये जो मेरी जाती ये राय है यही है कि इन्होंने जानबूझ के उनको ये बहाना करना है कि हमारे पास रोककार लेट रिसीव हुई थी। तो एक हाई इनका होता है जेल के अंदर हो कैसा बच्चा है, तो जो सब अच्छा है वो 9:30 पौने 10 बजे करीब हुआ है। तो 9:30 बजे सब अच्छा है का मतलब है कि उस वक्त हर चीज अपने ताले लगा के अंदर बंद कर देते हैं और जो मुलजमान जिनको उन्होंने बेल आउट हो चुके होते हैं उनको उन्होंने बाहर निकालना होता है। तो ये सब बच्चा, हम तो वहां पहुंचे हुए थे कुछ 6:15 के करीब, एक रोककार पहले पहुंच चुकी थी मतलब 6 बजे करीब, और दूसरी रोककार भी हाई कोर्ट की पहुंच चुकी थी। वहां पुलिस के जो थी व्हीकल्स वो जेल के अंदर मौजूद थी और वो वहां से तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 8 सवा 8 के करीब अंदर से निकली है। इसका मतलब है वहां तक हर वक्त हर चीज वहां पहुंच चुकी थी और उन्होंने उनको रिहाई नहीं दी है। इसका मतलब है कि ये दीदा दानिस्ता तौर पे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको इन्होंने हवा में उड़ाया है और एक इसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है जेल हुकाम ने भी, कि उन्होंने कहा उनको अरेस्ट नहीं करना है और जब किसी केस में किसी की रोककार जारी हो जाए तो उसको अगर आप एक लम्हा भी रखते हैं अपने पास तो वो इलीगली डिटेन होते हैं। तो इलीगल डिटेंशन में आता है कि इन्होंने डिटेन करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम मंडे को हम हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसकी कंप्लायंस नहीं हुई है, तो ये कंटेम्प्ट हाई कोर्ट देखेगी इसके ऊपर। इंशाल्लाह मंडे को जाना चाहिए। अच्छा आमिर सईद राज साहब, आप जहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के केसेस भी देख रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकली भी आप उनके बड़े करीब हैं, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो एक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बहुत से लोग दावे कर रहे हैं लेकिन मेरे पास इतला कुछ और है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग में वापसी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी काफ लीग में वापसी। तो ये माइनस मोनस इलाही का जो तज़किरा हो रहा है कि मोनस इलाही साहब बज़द हैं, सिर्फ उनकी वजह से बैठे हुए हैं। देखिए जी, वो बाप बेटा है। मुझे बताएं कि आपकी और हमारे बुजुर्गों में दरमियान घर के अंदर जो मर्जी हो, हम एक पेज भी होते हैं बाहर जो मर्जी हो। ये उनकी फैमिली का मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले शायद आपने उनका मिसेस परवेज़ इलाही का एक टू मेरे नज़र में भी आया था। उन्होंने कैटेगोरिकली मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट दी थी कि वो अपनी बात पे कायम है, तो उसके बाद मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि आज ही 92 न्यूज़ पे गुफ्तगू करते हुए चौधरी शाफी हुसैन साहब ने कहा कि जब वो रिहाई हासिल कर पाएंगे तो उसके बाद फिर वो वापस शमूलियत इख्तियार करेंगे। नहीं, चौधरी शाफी हुसैन का इस रिहाई से क्या ताल्लुक है? चौधरी शाफी हुसैन को तो अपने बारे में पता कोई नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। वो दिन में कुछ और बातें करते हैं, रात को कुछ और बातें करते हैं। उनका चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत से या किसी चीज़ से क्या ताल्लुक कि भाई उनका रिहाई में कोई ताल्लुक है? अगर उनका रिहाई में ताल्लुक होता तो उन्हीं के घर के अंदर जो है ना पुलिस सेंटर हुई थी और सब कुछ हुआ था, उस वक्त तो खामोश रहे थे। अब जब जेल में चले गए सभी खामोश हैं, उनका तो किसी का वो अगर अब बेल आउट हो रहे हैं या अपनी हाई कोर्ट से पिटीशन कर रहे हैं तो वो चौधरी साहब अपने लॉयर्स के जरिए करवा रहे हैं, उसमें शाफी हुसैन का क्या किरदार है? अच्छा, आपको आपका कहना यही है कि माइनस, मैं भी ये भी कहता हूँ माइनस मोनस मुमकिन नहीं है और जो सब जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे, लेकिन अफवाहें इतनी तेज़ फैल चुकी हैं कि इस तरह लगता है जैसे वाकई अफवाहें जो है वो सच हैं, हालांकि अफवाह होती है, सच नहीं होता। तो आप चूँकि बहुत करीब हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने देखी सीधी बात है, अफवाहें तो जो मर्जी हो, हर चीज़ चलती रहे। देखे पॉलिटिकली अपना जो भी चीज़ आनी है वो चौधरी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आनी है
या मुनिस की तरफ से कोई ट्वीट आएगा या जो भी चीज आएगी, वो बेसिक डिसीजन जो है वो तो उनका इख्तियार है। लीगली तौर पर जो अगले दिन वो कोर्ट के अंदर भी पेश हुए हैं 3-4 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर, तो उनसे मुख्तलिफ मीडिया के लोगों ने उनसे बातें पूछी हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी सब कुछ कहा है कि मैं बिल्कुल मौजूद से, मेरे ख्याल में क्वेश्चन किया किसी ने कि आप को शुजात साहब मिले हैं तो क्या बनाया, उन्होंने कहा जी मैं किसी का नहीं हूँ जिम्मेदार, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। तो वो जो अब अपनी बात पे कायम है, ये मीडिया के लोगों ने वहाँ से बातें सुनी हैं, आपके लोग वहाँ पर। अच्छा, कुल कितनी मुलाकातें हुई, 2 या 3 मुलाकातें? इनकी शुजात साहब की जी जी 2 मुलाकातें। वो तो 3 क्लेम करते हैं। नहीं, गलत बात है, 2 ही मुलाकात। अच्छा, मोनस साहब की वापसी के हवाले से क्या इम्कानात है? देखिए जी, मोनिस साहब तो आज के तो नहीं गए हुए, मोनिस साहब तो काफी अरसे से बाहर गए हुए हैं और वो अपना वहाँ उनकी जो मिसेज यहाँ पर हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की FIR रजिस्टर्ड की हुई हैं, मतलब उनके बच्चे वहाँ पर हैं। तो अभी तक जब तक उनकी मिसेज यहाँ से नहीं जा रही मेरे ख्याल में, तो वो मेरे ख्याल में शायद बच्चों के पास ही रहे, तो अभी तो वहीं पर है। तो आपको क्या लगता है पीर के रोज जो सबकी रिहाई हो जाएगी? आप तो अब भी उम्मीदवार, आप इस वक्त भी खड़े हैं जेल के बाहर ही, लेकिन आपको उम्मीद है कि आज या पीर? देखिए जी, हमारी तो उम्मीद, हमें तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और बाकी जितने भी केसेस थे उनमें वो बेल आउट हो चुके हुए हैं, उनके श्योरिटी बॉन्ड जमा होने के बाद उनके रिलीजिंग जो ऑर्डर थे कोर्ट ने कर दिए हैं, वो जेल में पहुंच चुके हुए। अब भी हमें तो पता है कि अब जितनी अर्सा रखेंगे वो इलीगली डिटेन करके रखेंगे उनको, तो हम तो वहां पर मौजूद हैं। अगर नहीं रिलीज करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, हम मंडे को इंशाल्लाह कोर्ट जाएंगे और फिर कोर्ट। आप सिर्फ अदालत आलिया के अहकामात की अमलदारी के मुंतज़िर हैं, अगर उस पर अमलदारी नहीं होती तो फिर पीर के रोज़ अदालत आलिया में ही ये बात दोबारा रखी जाएगी और फिर वहाँ से जो अहकामात जारी होंगे उस पर गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर सईद रान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उसका तदारुक क्या है और उसमें हमें क्या पैगाम देना चाहिए। एक ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी मुआशी मामलात तो हैं, ये चैलेंजेस हमें दरपेश तो हैं, इन चैलेंजेस से हमें निकलना किस तरीके से है, लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी क्या चैलेंजेस भी हैं। जिस तरीके के खदशात का इजहार किया जा रहा है, जिस तरह का मंजरनामा पाकिस्तान का वज़ा हो रहा है, जिस तरीके से खित्ते में इस वक्त हलचल हो रही है, एक तरफ हमने बार्टर ट्रेड का आगाज़ किया, हमें यह लगा कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हमसाया ममालिक के साथ, हमने अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ बार्टर ट्रेड का आगाज़ किया कि शायद ये जो 1 बेल्ट 1 रोड है इससे तरक्की की राहें खुल जाए, शायद हम जिस मुआशी गिरदाब में फंसे हुए हैं इससे हम बाहर निकल आएँ। हमें यह भी लगा कि दहशत गर्दी की जो अफरीत है उसका रफ्ता रफ्ता खात्मा हो रहा है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से बयान दिया कि बरादर मुल्क का किरदार अफगानिस्तान अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान में ये चैलेंजेस क्या हैं, इसी बारे में बात करेंगे। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हारिस साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए जितने भी कायम मकाम गवर्नर्स हैं, वज़रा हैं अफ़गानिस्तान के, वो बारहा ये पैगाम देते हैं कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन आप क्या समझते हैं, हमें खदशात क्या हैं और इन खदशात के मद्दे मुकाबिल अफ़गानिस्तान के इक़दाम क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोहा में जब एग्रीमेंट हुआ था वहाँ ये कमिटमेंट की थी अफ़गान तालिबान ने कि अफ़गान सरजमीन किसी के ख़िलाफ़, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगी और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान रिपीटेडली ये अफगान तालिबान से बात करते हैं, हमारा ब्रदरली मुल्क है, हम उनसे बेस्ट और रिलेशनशिप भी चाहते हैं। वजह यह है कि देखें, पाकिस्तान में 3 से 4 मिलियन हम अफगान रिफ्यूजीज़ को मेहमान नवाजी कर रहे हैं जो पश्तून हैं। KPK में हमारे सारे पश्तून भाई हैं, अक्रॉस द बोर्ड भी पश्तून हैं और 46% ये हैं टोटल अफगानिस्तान के अंदर। अब इसलिए ये बड़ा डेलिकेट मसला, हर लिहाज से सपोर्ट करती है। आपने याद होगा कि जब अमेरिकन ने विड्रॉ किया तो सारा कुछ वो पाकिस्तानी इवैक्यूएशन में फॉरेनर्स को मदद की, लेकिन अमेरिकन ने क्या किया कि जाते हुए सारा वेपन एमुनिशन अनअटेंडेड लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट अफगानिस्तान में खुला छोड़ के चले गए ताकि वो तमाम दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाइट विंड डिवाइसेज रात को दिन की तरह उनको नजर आता है, ये उनका एडवांटेज हो गया। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGI से भी गए वहाँ पर, जाकर उनको बताया, तहफ़्फ़ुज़ात बताए
और फिर वही गारंटी जो हम नहीं करेंगे, हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे, बिल्कुल आप बेफिक्री। बट रोज़ाना के आपने देखे हैं ज़ोब में उन्होंने आके हमारे कितने फ़ौजी शहीद किए हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि उनको आइसोलेट कर दिए, वरना वो जाना चाहते थे फैमिली क्वार्टर्स की तरफ, फैमिली अकोमोडेशन में। उनको वो चाहते थे कि इनको सब कुछ जरगमाल बना के बार्गेनिंग की जाए, वो अल्लाह ने महफूज रखा। फिर हमने सुई में देखा 3 हमारे जवान सुई, रोज़ाना की शहादतें हो रही हैं। तो आई थिंक ये हमें कहीं ना कहीं स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बताना चाहिए, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अमेरिकन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूरोपियन यूनियन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। $9 बिलियन उनका फ्रीज किया हुआ पैसा, जब तक फाइनेंशियली बैलेंस नहीं होगा उनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं होगी। फिर अफगान तालिबान की प्रॉब्लम ये है कि वो उन्होंने पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई हुई है, एथनिक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 46% पश्तून है तो 46% वजारतें होनी चाहिए पश्तून के बाद। वहाँ उसमें उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, हज़ारात हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे, ताकि वो अभी नॉर्दर्न अलायंस में इनकी रेट नहीं है, उसको कंट्रोल करता है ये ईरान। सो चीफ आर्मी स्टाफ आज जो गए हैं ईरान, वो इसलिए गए हैं ताकि वो मुज़ाकरात करें, मिलिट्री टू मिलिट्री आपस में अंडरस्टैंडिंग करें और दोनों मिलकर अफगान गवर्नमेंट को कन्विंस करें जी कि अब आप ये इस तरह रिलायबल बनाएं कि कोई आपके मुल्क से टेररिज्म ना हो सके। बरगेड़ी साहब, आपने दोस्त कहा, हमारे सिपा सलार ने कोयटा में भी ये कहा, वाज़ेह पैगाम भी दिया कि अफ़गान हुकूमत जो है उसे होश के नाखुन लेने चाहिए और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत हो गया। आप समझते हैं कि इस वार्निंग के बाद अब उनको होश के नाखुन लेने पड़ेंगे, और अगर नहीं लेते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखें, 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। नंबर 1, बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहिए, जो डिफेंस मिनिस्टर ने भी, चीफ आर्मी स्टाफ ने, जनाब से मुनीर ने। सेकंड, हमारे खित्ते में रशिया और चाइना 2 न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों का वीटो पावर है नेशनल, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में। साथ ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरब। दे हैव टू पुट प्रेशर ऑन अफगानिस्तान के। देखें जी, अफगानिस्तान में अमन होगा तो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी होगी। नंबर 2, हमारा सीपैक कामयाब होगा। अफगानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, मीन्स कि हमारा सीपैक सुबह कामयाब हो जाएगा। जो अमेरिकन और इंडियन उनकी प्रॉक्सी हैं वो ये नहीं चाहते, बिकॉज देखें हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हमारी बहुत लड़ाका फौज है, हमारी जियोस्टैटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, बट दे डोंट वांट कि सीपैक बने ताकि हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने मुल्क की फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे, जो वो नहीं चाहते हैं। दैट इज़ वाई वो अमेरिकन बड़ा क्लियर कहते हैं जी आप चाइना से दूर हो जाएं, सीपैक मत बनाएं। नंबर 3, इंडिया की जो है, जो उसने 370-35A को वो किया, वो कर लें, एक्सेप्ट कर लें, वी हैव नो इशू, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। वी नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आप क्या कह रहे हैं? अमेरिका हमें कह रही है जी, बिल्कुल अमेरिकन की ये पॉलिसी है उनकी। तो फिर हम अमेरिका से, माजरत फिर असली सवाल करेगा, फिर हम अमेरिका से क्यों मदद मांगते हैं IMF के मामले में भी, जब पता है हमें कि वो हमारे खिलाफ जा रहा है। IMF का मामला होता है, हम अमेरिका से मदद मांगते हैं, हम खुद कहते हैं कि उन्होंने भी सपोर्ट की है। और आज ही के बयान है वज़ीर आज़म का, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने में हमें 15 माह लग गए। देखें, बात यह है कि अमेरिकन एक तो रियलिटी है ना, इट्स अ बिग पार्ट। नंबर 2, हमारा तकरीबन $4 बिलियन का एक्सपोर्ट है उनके साथ, तो वी हैव टू रिमेन इंगेज, वी हैव टू रिमेन इन गुड टर्म्स विद अमेरिकन, बट देन वी मस्ट कीप परसुइंग आवर पॉलिसी। डिप्लोमेसी की जो आर्ट है वो यही है कि आप अपने मुल्क की पॉलिसी को परसू करें एंड रिमेन एंगेज विद एवरीवन। हमें रशिया भी चाहिए, चाइना भी चाहिए, ये ब्लॉक भी चाहिए, लेकिन हमें यूरोपियन यूनियन से भी हमारा बहुत G+10 का है, उसमें भी हमने करने, और अमेरिका से भी हमने एक्सपोर्ट करनी है। सो आपको उनको क्लियर टर्म में बात करते रहेंगे, इंगेज करें। फॉरेन मिनिस्टर हमारे काफ़ी जाते रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी किया है। बट नाउ इज़ द टाइम वी हैव टू टेल अफगान गवर्नमेंट ऑल्सो। सेकेंड, अमेरिकन को देखें, मैं बताएं कि आप ये गन डाल के गए अफगानिस्तान में, वेपन छोड़ गए, तो नाउ यू सॉल्व इट। सॉल्व का तरीका ये कि उनको सपोर्ट करें ताकि वो उनकी रेट कायम हो। सेकेंड, आइडियोलॉजी जो है ना वो अफगान तालिबान की और तहरीक तालिबान की एक ही है। अमेरिकन के खिलाफ तहरीक तालिबान ने उनको अफगान तालिबान को बहुत मदद की है, अब अंडर ऑब्लिगेशन है, उनको भी बिठा के रखा हुआ है। बट आप ये समझते हैं कि दरअंदाजी जो पाकिस्तान में होती है इसके पीछे अफगान हुकूमत की पुष्टपनाही है या उनका सरफे नज़र? सरफे नज़र के वो दूसरी तरफ देखते हैं, जैसे इंडिया जो कुछ करता है पाकिस्तान में टेररिज्म, जो अभी मणिपुर में हो रहा है, जो वहाँ पर अक़लियतों के साथ हो रहा है, दुनिया दूसरी तरफ देखती है क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, प्लस उनको इंडिया प्रॉक्सी चाहिए चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, साउथ चाइना सी के खिलाफ। तो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो उससे ये लगता है कि इस वक्त
हमें इकोनॉमिक तरक्की करनी है। पाकिस्तान मिलिट्री ने तहैया किया हुआ है कि हम सी पैक को प्रोटेक्ट करेंगे। हमने पूरा एक टेरिटोरियल डिवीजन रेस कर दी है, चाइनीज को गारंटी दे दी है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट बिकॉज नाउ वी हैव टू गो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी हैव टू स्टैंड एज इकोनॉमिक जॉइंट इस एरिया के अंदर। इंडिया की प्रॉब्लम ये, इंडिया चाहता है कि जी पूरे एशिया में वो उसका हेजमोनिक डिज़ाइन है। पाकिस्तान इज स्टम्बलिंग ब्लॉक के रास्ते में बन जाता है। तो ये चीज़ों को देखने के लिए अब टाइम आ गया, इसीलिए स्टेटमेंट चीफ ने भी दी है, जो आमिर साहब ने। अफगानिस्तान को समझ चाहिए। और सेकंड, अगर वो नहीं समझते देन वी शुड गिव देम एन ऑप्शन। इफ़ यू कांट कंट्रोल, वी नो वेयर आर देयर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, कहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं, कहाँ उनकी कॉन्संट्रेशन है। वी कैन गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड वी शुड गो विद द कॉन्सेंट ऑफ अमेरिका, ये अफगान गवर्नमेंट से, ताकि चले। वो नहीं कर सकते, हम तो करें। बिकॉज ये तो नहीं कि हम अपने लोगों को रोजाना शहीद ऑफिसर्स को, ट्रुप्स को शहीद करते रहेंगे एंड विल कीप वेटिंग जी चले जाएंगे। हमने पूरी फेंसिंग कंप्लीट कर ली है, बट देन यू हैव टू लीव सर्टेन प्लेसेस जहाँ क्रॉसिंग होती हैं, लोग लाते हैं जाते हैं, पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर रिश्तेदारी हैं। तो दीज आर द इशूज, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं। आई थिंक जो आज चीफ आमिर साहब जो ईरान गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है बिकॉज ईरान इज स्टेक होल्डर विद पाकिस्तान। दोनों बैठ के जब तक ये अफगानिस्तान से बात नहीं करेंगे, ये मसला हमारा हल। एक आखिरी सवाल छोटा सा, ये क्या इन हालात में जब दुश्मन हमें हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा कर रहा है, तो क्या इन हालात में आपको इंतखाबात करवाने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में आपके सामने टर्की में कितना ज़लज़ला या इलेक्शन हो गया। अगर हमारी सियासी इस्तेकाम है और आइन को हमने फॉलो करना है, तो देयर इज़ नो हार्म। आपकी हुकूमत होती, इसीलिए हर मिनिस्ट्री का अपना काम है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज लुकिंग आफ्टर दीज इशूज़, इंटीरियर का अपना काम है, इलेक्शन कमीशन का अपना काम है। सब की अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें तो आई एम श्योर के इलेक्शन हो सकते हैं। ये आइन में है, होना चाहिए। आई एम श्योर के अगस्त में असेंबली रिजॉल्व होंगी। लेट्स सी के नवंबर में होते हैं या 1-2 महीने आगे 3 महीने होते हैं, इसलिए कि ना आपकी इस वक्त डिजिटाइजेशन हुई है सेंसस की, ना आपने डिलिमिटेशंस की हैं। ये ज़रूरी है इलेक्शन पहले। ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलॉन्ग विद जो मिनिस्ट्री इसको करती है सेंसस को। आपस में बैठ के करें। माइट हैव टू गो फॉर ओल्ड जो हल्का बनी है, लेकिन मेरे ख्याल में जब आपने होमवर्क किया है, देन फाइंड अ सोल्यूशन। होमवर्क अगर कर लिया हुआ है तो सोल्यूशन को ढूंढना चाहिए और आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए। इस्तेहकाम आएगा तो तभी दूसरी तरफ तवज्जो दे सकते हैं। और अफगानिस्तान को ये चाहिए कि उसके मुल्क के अंदर से जो पाकिस्तान में दरअंदाजी होती है उस पर खुसूसी तवज्जो दी जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।